इस क्लास के फर्स्ट वीडियो के साथ, फर्स्ट चैप्टर के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम डी मनु है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे हम पाठ पर आते हैं। हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तिका का जो नाम है वसंत, भाग 2। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पाठ्य पुस्तिका का शीर्षक से परिचित होंगे। क्लास 6 में भी इसी तरह की पाठ्य पुस्तिका का शीर्षक था, जिसका भाग 1। प्यारे बच्चों, वसंत शब्द का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। एक इसका दूसरा अर्थ ऋतु के नाम पर होता है। एक ऋतु का नाम है वसंत। अब आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय ऋतु चक्र में कुल 6 ऋतुएं होती है, जो इस प्रकार से है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। उसमें से यह वसंत है। वसंत ऋतु में प्रायः हर वनस्पतियों में पेड़, पौधे, फूल, हर जगह हरियाली छा जाती है। नए नए कोमल पत्ते उसमें आ जाते हैं और वातावरण सुगंधित हो जाता है। हाँ, मैं उसी वसंत की बात कर रहा हूँ जिस समय आप लोग सरस्वती पूजा, होली आदि त्योहारों का जो सिलसिला एक दौर शुरू होता है, मैं उसी वसंत की बात कर रहा हूँ। तो इन फूलों की खुशबू की तरह आप लोग भी चहकते और महकते हुएगा। इसी के साथ हम लोग आज जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है शिवमंगल सिंह सुमन का हम पंछी उन्मुक्त गगन। आप लोग अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास कई तरह के पशु पक्षियों को देखते होंगे। हाँ जी, हम आज की इस क्लास को पूरी तरह से पंछियों पर आधारित यह पाठ है, यह कविता है और इसी कविता का अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कवि उन मार्मिक शब्दों के साथ हमें क्या, किस तरह की बातें हमारे सामने परोस रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, यह देखना चाहेंगे। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम कवि का परिचय बता देते हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। डॉक्टर दो ही लोगों के नाम के पहले लगता है। एक जो प्रोफेशनल होते हैं, चिकित्सक, और दूसरा उनके नाम के पहले डॉक्टर लगता है जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा में पीएचडी की पढ़ाई कर लेते हैं और आगे की भी पढ़ाई करते हैं। इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई ही नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएचयू से इन्होंने डीलिट की मानद उपाधि भी प्राप्त की थी। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जितना बताऊं कम है। इनकी जो योगदान है साहित्य के क्षेत्र में वह और ज़्यादा अतुलनीय है। ध्यान रहे, केवल साहित्य के क्षेत्र में एक कवि या लेखक की भूमिका में नहीं, यह एक अच्छे समाज सुधारक में भी रहे हैं। इनकी रचनाओं में यथार्थवादी रचनाएं लिखते हैं, मुक्त छंद के रूप में लिखते हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झारपुर नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम शिवमंगल सिंह सुमन अर्थात डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। पिताजी का नाम ठाकुर साहब बख्श सिंह। ये अपने ही गांव में रह करके अपनी प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन को प्राप्त किए। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा अलग अलग जगहों से प्राप्त की। सन 1950 में बीएचयू के द्वारा वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने डीलिट की मानद उपाधि हासिल की और 1968 से 78 के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के ये कुलपति के रूप में नियुक्त हुए थे, वाइस चांसलर। कौन सी यूनिवर्सिटी के, किस विश्वविद्यालय के? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति के रूप में यह अपनी सेवा दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के में यह काम किए और 1956 से 61 के दौरान प्रेस और संस्कृति से संबंधित भारतीय दूतावास काठमांडू में इन्होंने काम किया। तो हम इस तरह से देखते हैं कि इनकी भूमिका जो है हमारे समाज के उत्थान में
संस्कृति और भाषा के उत्थान में, उसके विकास में काफी रहा है। इन्हीं की रचना जो पंछी पर आधारित है, मैंने पहले ही तय कर लिया था, इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको बता दिया था कि यह पाठ पूर्णतः आधारित है आपके पर्यावरण में, आपके परिवेश में पलने बढ़ने वाले उन पंछियों के बारे में, जहां हमारी मानविक दृष्टि नहीं पहुंच पाती है। कवि की सोच उतना खरा है, एकदम पुस्तक पहुंचे हुए हैं। कहा ही जाता है, जहां न पूछे रवि वहां पूछे कवि। इस कविता के माध्यम से कवि हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। प्रायः हम लोग देखते हैं कि बिना किसी लक्ष्य के हम अगर अपनी सफर को लगातार चलते रहते हैं तो हमें कोई सफलता नहीं मिलती। हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। जी, हम इस पाठ को पढ़ने से पहले भी अपने उद्देश्य को, जो अपना परम उद्देश्य है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन से उद्देश्य? कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, आजादी सबको प्यारी होती है। हम अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को बिना आजाद हुए पूरी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए आजाद होना होगा। और उद्देश्य है इसका, इसमें आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पक्षी, पिंजरे में चाहे कितनी भी उन्हें सुख सुविधाएं मिले, तमाम सुविधाएं, भोजन, पानी, हर एक चीज की सुविधाएं मिले, बावजूद वह स्वतंत्र रहने की कामना करते हैं। पंछी पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं, वह आजाद होकर रहना चाहते हैं, वैसी कामना रखते हैं। कवि ने कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की कामना को गुलामी की वेदना के बड़े ही सशक्त ढंग से प्रकट किए हैं, बड़े ही सशक्त ढंग से प्रकट किए हैं। यह कवि की आजादी की कामना को दर्शाता है। तो हम इस कविता को देखते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, काफी अच्छी है, प्रभावशाली है, आप लोग देख सकते हैं अपनी पुस्तकों में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे में कैसे गा पाएंगे। इनकी जो ख्वाहिश, जो स्वप्न है खुले गगन में उड़ने की, खुले आसमान में उड़ने की, वह पिंजरे के अंदर रह करके पूरी नहीं हो पाएगी। इन्होंने आजादी की कामना को अपनी पंक्तियों के माध्यम से जीवंत बना दिया है, पूरे उसको अच्छा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। यह जो है न केवल आजादी की बात कर रहे हैं, बल्कि कई तरह की तमाम पाबंदियां जो लगा दिए जाते हैं, न केवल पशु पक्षियों पर बल्कि मनुष्यों के ऊपर भी, उसको भी इन्होंने चिन्हित किया है, हमारे दृष्टि पटल पर लाने का प्रयास किया है। हम लोग उसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर पंछी में ही हमारे अंदर, हमारे सामने भी कौन कौन सी पाबंदियां होती है। नेक्स्ट है अगला, इस तरह से है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात पंछी यह कहना चाहती है कि हम उन्मुक्त गगन, अर्थात उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, ठीक है, गगन मतलब आसमान, उन्मुक्त गगन में, खुले आसमान में रहने वाले हम पंछी पिंजरे के अंदर रह करके जो नैसर्गिक स्वाभाविक आवाज है हमारी, उसको नहीं निकाल पाएंगे, उसे नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, अर्थात अंग्रेजी में उसको गोल्ड कहते हैं। अगर चाहे वो तिलियां, जो सलाखें हैं पिंजरे की, जो तार हैं, वह सोने की ही क्यों न हो, उससे भी हमारे जो पुलकित पंख, कोमल पंख जो है वह टूट जाएंगे। इन्होंने आगे लिखा है, हम वह
हम पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं, किसी की गुलामी हमें पसंद नहीं है, ऐसा पक्षी कामना कर रहे हैं, ऐसी कामना उनके अंदर है। इन्होंने कहा कहीं भली है कटुक निबौरी, और करना प्यारे बच्चों, कटु का अर्थ होता है कड़वी अर्थात तीखा। मिर्च का स्वाद किस तरह का होता है? तीखा। निबौरी, निबौरी नीम का फल, जो छोटा छोटा उसका कड़वा फल होता है ना, उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मेलास। कनक कटोरी अर्थात कनक अर्थ मैंने यहाँ भी बताया था कि कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। उस सोने की कटोरी में हमें मैदा की तमाम तरह के व्यंजन, खाने की चीजें अच्छी से अच्छी भले मिले, लेकिन हम उसको खाना पसंद नहीं करेंगे। हम क्या खाना पसंद करेंगे? वह कड़वी नीम का फल, क्योंकि उसमें आजादी है, उसमें हम आजाद हैं। इन्होंने आगे लिखा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले। हम पिंजरे में बंद रह करके अपनी गति और उड़ान को भूल चुके हैं। इन्होंने आगे लिखा है बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन्होंने लिखा है तरु अर्थात वृक्ष के फुनगी सबसे ऊपरी भाग पर जो उड़ते हुए उस पर झूला झूलते हैं, उसके बारे में पक्षी कह रहे हैं कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। उड़ना, उछलना, कूदना और पेड़ों की टहनियों पर, पत्तियों पर झूला झूलना हम सब भूल चुके हैं। कैसे भूल चुके हैं? पिंजरे में रख, कैद में रख। तो पहली पैराग्राफ अर्थात पहले जो दिया गया है, इनकी जो अंतरा है, उसका अर्थ उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ रही होगी। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो पक्षी होते हैं खुले आसमान में विचरण करने वाले होते हैं, और उनकी जो आज़ादी है हनन हो जाती है पिंजरे में रख करके। वह स्वतंत्र रूप से गाना, उड़ना और पेड़ों की अर्थात तरु की डालियों पर झूला झूलना, ये सब भूल जाते हैं। वो यह भी कहना चाहते हैं कि हम आज़ाद रह करके बहते जल के पानी को पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी फल को खाना चाहते हैं, लेकिन कैद रह करके लजीज व्यंजन को हम खाना पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने आगे लिखा है ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पर। उन्होंने कहा है हमारे अरमान, हमारी ख्वाहिशें ऐसी थी कि हम उस नीले आसमान की सीमा को, अंतिम लक्ष्य तक उड़ जाते। लाल किरण से चोंच खोल। अब आप लोग बताइए कि कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनके चोंच लाल रंग की होती है? आप लोग बताइए। हाँ, तोता और भी कुछ हो सकता है, उसके बारे में आप लोग जरूर अध्ययन करिएगा, पता करिएगा। तोते का जो चोंच होता है वो लाल रंग का ही होता है। इन्होंने लिखा है लाल किरण से चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। इन्होंने उस अनार के फल के दाने को तारों की भांति देख रहे हैं, कह रहे हैं कि उस तारों की तरह टिमटिमाते हुए, अर्थात जो अनार के दाने हैं उसको हम लोग आजाद रह करके चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की उड़ा होड़ी। अपनी पंखों से उड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की होड़ जो है, आगे बढ़ने की जो कंपटीशन एक तरह का होता है पक्षियों में भी, आगे निकल जाने वही कर रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज। क्षितिज, क्षितिज आप लोग, क्षितिज शब्द का अर्थ होता है दूर तलक हम लोग देखते हैं, हमारी दृष्टि जहां तक जाती है, अंतिम जिस जगह तक, वहां आसमान और धरती एक से मिलते हुए दिखाई देते हैं, और उसी जगह को क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्होंने लिखा है या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तलती सांसों की डोरी। हम भले ही आखिरी सांस तक उड़ लेते, या तो क्षितिज अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, या तलती सांसों की डोरी, या तो सांसों की डोरी तंत्र अर्थात मर जाते, लेकिन उसको हम प्राप्त कर लेते। और वो कब प्राप्त करते? जब आजाद होंगे तब। जब आजादी नहीं होगी तो
किस बारे में कल्पना करें। इन्होंने आगे लिखा है, बड़ी ही मार्मिक शब्दों में लिखा है, नीड न दो। नीड का अर्थ होता है घोषणा, ठीक है। नीड का अर्थ क्या होता है? नीड मतलब घोषणा, ठीक है। अब हम लोग जहां रहते हैं, घर है, मकान है, फ्लैट है, बंगला है, वगैरह है, लेकिन पक्षी जिस जगह पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? नीड अर्थात घोषणा। नीड न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय टहनी का जगह जो है उसको छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिखर डालो। हम आकुल उड़ान, जो व्याकुल है उड़ने के लिए, तत्पर है, उस उड़ान में तुम विघ्न मत डालो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कविता का मूल संदेश छुपा हुआ है। एक पक्षी को पिंजरे में कैद करके उसे आजादी के गाने हम नहीं सुन पाएंगे, उसकी नैसर्गिक स्वाभाविक आवाज को हम कभी नहीं सुन पाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पक्षी को किस तरह से पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, उसकी हर तरह का विकास वहां पर बाधित होती है। यहाँ एक दूसरा चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पिंजरे में एक स्त्री रूपी, एक लड़की रूपी चित्र बनाई गई है। यहाँ पर कवि अपनी रचना के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए हैं कि केवल पंछी ही नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, जिसके चलते हम स्त्री जाति को उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। बताइए ये कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है, जिसमें सभ्यता की जननी कही जाने वाली नारी, जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं, हमारे देश में पूजी जाती है, उनको सब संस्कृति के नाम पर पिंजरे में कैद कर देते हैं। यह हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इन्होंने इसी बात पर लिखा है। एक भाषा में मैं लिखना चाहता हूं, कवि की जो सोच है इस कविता के ऊपर उन्होंने लिखा है, एक भाषा में मैं अ लिखना चाहता हूं, अ से अनार अमरूद, लेकिन जब मैं लिखने लगता हूं तो अ से अत्याचार लिखा जाता है। हमारे समाज में इस तरह व्याप्त बुराइयां जो है, स्त्रियों के प्रति जो दकियानुसी और कुंठित सोच है, उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है। उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, तमाम तरह की उन पर पाबंदियां लगा दी जाती है कि तुम घर से दूर नहीं जा सकते हो उच्च शिक्षा के लिए, खेलने कूदने के लिए। तो वहाँ केवल स्त्री पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है, वहाँ केवल वहाँ एक बहुत बड़े तरीके से, मतलब एक प्रतिभा को मार दी जाती है। केवल हम लोग इतिहास के पन्नों में ही पढ़कर रह जाते हैं लक्ष्मीबाई को, सावित्री फुले को या अन्य। वास्तविकता में देखते हैं अभी भी रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में इस तरह की सोच वाले लोग मिल जाते हैं, तो उन्हें भी आजादी चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि का ये कहना है। तो हम इस पाठ की तर्ज पर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर तो बखूबी बता सकते हैं क्योंकि क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। पहला है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ की रचयिता इनमें से कौन है? कौन है बताइए। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग सही उत्तर सोच रखे हैं, शिवमंगल सिंह सुमन। दूसरा प्रश्न है, पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिना ऑप्शन के आप लोग बता सकते हैं, पिंजरे में बंद होकर के वो अपना नैसर्गिक गीत नहीं गा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी कहाँ का पानी पीना पसंद करते हैं? बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं कि वह कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी का पानी न पी करके वह बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं, बहते हुए नदी का पानी पीना चाहते हैं, आजाद होकर के रहना चाहते हैं। पक्षियों के लिए पिंजरे में रखे मैदान से बेहतर इसमें से क्या है? पहला ऑप्शन है आम का फल, नीम का फल, जंगल के मीठे फल या अनाज है।
जी हाँ, कविता में यही बातें लिखी हुई है। नीम का फल, कहीं भली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी की मेला से, तो यहाँ नीम का फल उत्तर सही। अब बताइए आपको कि पक्षियों की अभिलाषा क्या थी, क्या वह चाहते थे? ऑप्शन है आकाश की सीमा तक उड़ना, मीठे फल खाना, आकाश में गीत गाना, सोने की कटोरी में भोजन। तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे होंगे, आकाश की अंतिम सीमा तक उड़ जाना पक्षी चाहते हैं। उसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हम दे रखे हैं, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक पे जो भी प्रश्न निहित दिए गए हैं उसको देख लीजिएगा, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।